गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज के वीडियो में हम लोग टोटल 3 बातों पर डिस्कस करेंगे। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, यानी साइंस को कितने भागों में बांटा जाता है। दूसरा, डेफिनेशन, ये सभी का जितने भी भागों में बांटेंगे उन सभी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, यानी 5 भागों में हम लोग बांटेंगे, पहले ही बता दे रहे हैं। पांचों का हम लोग डेफिनेशन जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर उस ब्रांच में, उस विभाग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं। और तीसरा कि इस क्लासिफिकेशन का हम लोग को ज़रूरत ही क्यों पड़ा, वाई वी नीड दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन का हम लोग को ज़रूरत ही क्यों पड़ा। तो इस तीनों बातों का आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस की। तो दोस्तों देखो, अलग अलग अगर बुक देखोगे, अगर समय बच रहा होगा मोबाइल से तो, या मोबाइल में ही अगर गूगल कर लोगे तो तुमको दिखेगा कि उसका, तुम जब उसको देखना चाहोगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे साइंस को बंटवारा किया गया है, तो काफ़ी मतलब अलग अलग तुमको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं पर देखोगे कि साइंस को 2 भागों में बांट रहा है, कहीं पर देखोगे 3 भागों में बांट रहा है, कहीं पर 4 भागों में, कहीं पर 5 भागों में भी तुमको बांटता हुआ मिलेगा। तो तुम कंफ्यूज करोगे कि सर ये क्या हो रहा है, आप बताए हैं इस तरह से, इसमें ये तरह दिया है, कहीं और पढ़ रहे हैं तो कुछ और दे रहा है, कहीं और पे कुछ और दे रहा है, ऐसा क्यों ऐसा कर रहा है। तो देखो, अलग अलग जो ऑथर हैं वो अलग अलग तरीके से इसको बांटते हैं। जैसे कहोगे ऐसा क्यों सर, तो जैसे अगर मान लो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन का मानव की अगर बात करें और अगर उसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि चलो आदमी को तुम बांटो तो, और 10 तरह का आदमी को दे दिए, तो हो सकता है कि वो 10 आदमी 10 तरह से बांटे उस आदमी के जनसंख्या को, ह्यूमन पॉपुलेशन को। कोई रंग के आधार पर बांट सकता है, कोई हाइट के भी आधार पर बांट सकता है, कोई लैंग्वेज के आधार पर बांट सकता है, नहीं कोई कंट्री के आधार पर बांट सकता है। लेकिन जो भी आधार से वो बांटे, सब में भाई एक बात कॉमन होगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन है तो भाई वो 2 हाथ का होगा, 2 पैर उसके पास होगा, एक नाक होगा, एक मुंह होगा, नहीं। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि जितना भी तरह से क्लासिफिकेशन करो तुम साइंस का, 2 में बांटो, 4 में बांटो, 6 भाग में बांटो, सब में मोर और लेस जो उसमें बात होगा कि ये विभाग होना चाहिए, ये स्टडी होना चाहिए, वो सब में तुमको मिलेगा। देयरफॉर तुम कंफ्यूज नहीं करना, जहाँ भी देखना तुम ढंग से थोड़ा देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह से बांटा है, लेकिन वो सारा बात को ये भी शामिल कर लिया है। कोई अगर इस तरीके से बांटा है तो वो भी सारा बात को शामिल कर लिया है। तो मुझे लगता है तुमको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बस कहना यही है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से साइंस को बांटता है। देयरफॉर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आखिर ये कैसे बांट दिया है, इसमें आप तो कुछ और तरीके से बांटे हैं। तो चलिए, साइंस को हम लोग 3 तरह से बांटेंगे, ठीक है। साइंस को 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। पहला, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जिसको खगोलीय विज्ञान कहते हैं, साइंस को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एससी, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जिसको खगोलीय विज्ञान कहते हैं। दूसरा हम लोग बांटेंगे जियोग्राफिकल साइंस, जियोग्राफिकल, वही ज्योग्राफी वाला, जियोग्राफिकल साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी ही है, ज्योग्राफी भी भाई साइंस ही है, याद रहे। कुछ लोग जानते भी होंगे कि ज्योग्राफी जो है वो साइंस का ही कैटेगरी में आता है। देख लो, साइंस का ही एक हिस्सा है ज्योग्राफी। तो आर्ट्स में भले उसको कहा जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में साइंस है, या यूँ कहो साइंस को उसको जननी भी कुछ सेंस में कहा जाता है, मदर ऑफ साइंस ऐसा कुछ करके कहा जाता है, बाद में वो बात करेंगे। तो दूसरा जियोग्राफिकल साइंस, और तीसरा दोस्तों नेचुरल साइंस। क्या है? नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। तो साइंस को हम लोग टोटल 3 भागों में बांटेंगे। मेन कैटेगरी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, जियोग्राफिकल साइंस और नेचुरल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का मतलब हुआ दोस्तों खगोलीय विज्ञान, जियोग्राफिकल साइंस का मतलब हुआ भूगर्भ विज्ञान, और नेचुरल साइंस का मतलब हुआ प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। नेचुरल साइंस को वापस हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। सब कैटेगरी है भाई, कौन कौन सा? तो एक फिजिकल साइंस, जो कि 9th-10th में तुम इसी नाम से जानते होगे, तुम्हारा बुक भी इसी नाम से होगा, फिजिकल साइंस, नहीं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों दिया हुआ रहता है। और एक हुआ बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इसको 9th-10th में तुमको लाइफ साइंस बोलता है, नहीं जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। और 11th में आ जाओगे तो भाई एकदम शॉर्ट में इसको बायोलॉजी बोल देते हैं लोग, कि बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, या बायोलॉजी ले लो, नहीं तीनों नाम इसको बोला जाता है।
और ये फिजिकल साइंस जो है इसमें तुम्हारा बुक में देखना फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों दिया रहता है। कहने का मतलब इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। कहोगे सर और कुछ है क्या? नहीं नहीं, अब नहीं है, काफ़ी है, इतना ही भागों में बांटा गया है। तो साइंस को मेनली ब्रॉडली कहा जाए तो तीन भागों में बांटते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, जियोग्राफिकल और नेचुरल। और नेचुरल को वापस दो भाग में हम लोग बांटते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल। अब फिजिकल को फिर दो भाग में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बांटते हैं। यानी साइंस को तीन कैटेगरी में ब्रॉडली, और यहाँ से देखोगे तो तुमको 5 दिखेगा, 1 2 3 4 और एक 5 कैटेगरी तुमको दिखेगा और यहाँ से देखोगे तो यही दोस्तों साइंस का क्लासिफिकेशन है। अलग अलग बुक में देखोगे तो अलग अलग तरीका से बांटा हुआ रहेगा, लेकिन सब जगह जो है वो ये जो भी बात है इतना बात सब जगह कॉमन हो जाएगा। अगर 2 कैटेगरी में भी बांटा है तो भी सारा बात इसमें आ जाएगा, 6 कैटेगरी में बांटा हुआ है तो भी ये सारा बात वहाँ पे आ जाएगा। देयरफॉर कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए क्लासिफिकेशन की हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग समझते हैं इस पाँचों के डेफिनेशन की कि सर आखिर परिभाषा क्या है, कहने का मतलब इसके अंतर्गत आखिर हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला सुनते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का मतलब होता है खगोलीय विज्ञान, यानी कहेंगे ये विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम लोग खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और उससे रिलेटेड फेनोमेना का अध्ययन करते हैं। कहोगे सर खगोलीय पिंड और उसका फेनोमेना ये क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ध्यान से एस्ट्रोनॉमिकल साइंस क्या है? ये एक ऐसा विभाग है, ऐसा क्षेत्र है, जैसे अगर हम पर्यावरण विभाग कहें, नहीं नेताजी में बंटता भी है, अभी बिहार में जो है वो बटा है मंत्री विभाग, तो जिसको पर्यावरण मिला है तेज प्रताप जी को, तो वो क्या करेंगे, जलवायु, पेड़ पौधा, ये सब विभाग है उनके पास। नीतीश जी के पास भाई गृह विभाग है, नहीं तो पुलिस प्रशासन उनके अंतर्गत आ गया। तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग है, किसी के पास स्वास्थ्य है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास लॉ वाला है, लॉ नियम कानून। तो उसी तरह से ये भी एक विभाग हुआ, साइंस का विभाग हुआ। वो था सीएम का विभाग, मंत्रिमंडल का विभाग, ये भाई साइंस का विभाग हुआ। तो इस विभाग में कौन सा काम होगा भाई? तो इस विभाग में हम लोग खगोलीय चीज़ यानी जो आकाशीय चीज़ है उसका अध्ययन करते हैं या उससे रिलेटेड फेनोमेना का अध्ययन करते हैं। कहोगे कैसे, एग्जाम्पल दीजिए सर। तो खगोलीय पिंड का मतलब हुआ जैसे ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, नक्षत्र के बारे में, उल्का पिंड के बारे में, कॉमेट्स पुच्छल तारा इसके बारे में, गैलेक्सी के बारे में, नेब्यूला के बारे में, या इवन कहो पूरा का पूरा यूनिवर्स के बारे में, इस पूरा ब्रह्मांड के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। कहोगे उससे रिलेटेड फेनोमेनास क्या हुआ? तो भाई 2 स्टार का टकराना, 2 गैलेक्सी का टकराना, उल्का पिंड का गिरना, पृथ्वी पर भी गिरता है नहीं। तो भाई ये जो विभाग है, ये साइंस का जो एक क्षेत्र है या एक शाखा है, इस शाखा के तहत हम लोग खगोलीय पिंड और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। यानी अगर डेफिनेशन की बात करें तो कहेंगे अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है दैट डील्स यानी जो वर्णन करता है, जो व्याख्या करता है किसको? तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड फेनोमेना, खगोलीय पिंड और उससे रिलेटेड फेनोमेनास का। दैट्स इट, क्लियर। अगला है जियोग्राफिकल साइंस। तो जियो का मतलब ही होता है दोस्त, ज्योग्राफी में पढ़े होगे, जियो का मतलब ही होता है अर्थ। तो ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, ऐसा हिस्सा है, ऐसा सेक्शन है, ऐसा विभाग है जिसमें हम लोग अर्थ और अर्थ से रिलेटेड फेनोमेना का अध्ययन करते हैं। ये जो विभाग है इसमें हम लोग क्या करेंगे? पृथ्वी और पृथ्वी से जुड़ी हुई फेनोमेना का अध्ययन करेंगे। ओके सर, एग्जाम्पल। तो पृथ्वी में का मतलब हुआ कि भाई इसमें हम लोग नदी के बारे में, समुद्र के बारे में, तालाब के बारे में, चट्टान के बारे में, ये सब का बात करेंगे। और इससे रिलेटेड फेनोमेना आता है, जैसे अर्थ से रिलेटेड फेनोमेना क्लाइमेट के बारे में, यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे, तो वगैरह वगैरह। यानी सीधा सीधा ज्योग्राफी में जो जो तुम पढ़ते हो सारा इसमें आ जाएगा। ज्योग्राफी भी एक साइंस ही है। ये ज्योग्राफिकल साइंस क्या है? ज्योग्राफी की ही हम बात कर रहे हैं, पूरी तरह से ज्योग्राफी की ही बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी भी एक साइंस ही है, साइंस का ही हिस्सा है, याद रहे। तो ये हो गया। तो इसका कहोगे डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का ब्रांच है दैट डील जो वर्णन करता है, व्याख्या करता है किसको? अर्थ एंड अर्थ रिलेटेड फेनोमेना, अर्थ एंड अर्थ से रिलेटेड फेनोमेना को। अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील अर्थ एंड अर्थ रिलेटेड फेनोमेना। ये दैट्स इट, ये क्लियर हो गया। अगला है दोस्तों फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? भौतिक क्या है? भौतिकी, भौतिक नहीं, भौतिकी क्या है? तो कहेंगे कि अब ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी साइंस का भाई एक ब्रांच है,
या यूँ कहो सब ब्रांच है। नहीं, ब्रांच ये और ये हो गया भाई सब ब्रांच। यहाँ से ये सब ब्रांच, सब ब्रांच का भी ये सब ब्रांच कह सकते हो। नहीं, दादा, परदादा, परदादा जो कहो, तो कुछ नहीं है, ब्रांच ही कहा जाता है कि ये भी साइंस का एक ब्रांच ही है। सब तब नहीं यूज होता है, साइंस का ही एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करते हैं, लॉ बना करके। क्योंकि साइंस क्या है दोस्तों, साइंस एक्चुअल में तुमको पहला ही क्लास में पढ़ाए थे, साइंस क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, या कहो नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं जो भी प्रकृति में हो रही है उस घटनाओं के अध्ययन को ही तो साइंस कहते हैं। तो भाई फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग, इसी नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करते हैं। कैसे, तो लॉ के थ्रू, लॉ बना करके समझते हैं। यहाँ भी हम लोग प्राकृतिक घटना को ही समझ रहे हैं। कैसे, तो भाई जो भी खगोलीय घटना है, जो भी आकाशीय घटना है, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारा वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं, जो कि एक नेचुरल फेनोमेना है। यहाँ भी भाई नेचुरल फेनोमेना का ही बात कर रहे हैं, पृथ्वी और पृथ्वी से जुड़ी हुई फेनोमेना नेचुरल फेनोमेना है, यहाँ बात हो रहा है। यहाँ भी नेचुरल फेनोमेना का ही बात होगा, बस लॉ के थ्रू बात होगा। हम लोग वो नियम ढूंढने का इसमें प्रयास करते हैं, वो कौन सा कानून है, कौन सा इक्वेशन है, वो ढूंढने का इसमें प्रयास करते हैं। ओके सर, कुछ एग्जाम्पल हो जाए। बिल्कुल, जैसे किसी भी चीज़ को छोड़ते हो तो क्या होता है, पृथ्वी की ओर गिरता है। ऐसा तो नहीं ना कि वो ऊपर चला जाता है, पृथ्वी की ओर गिरता है। तो तुमको पता है ये भी एक नेचुरल घटना है, प्रकृति में होने वाला एक घटना है कि किसी भी चीज़ को छोड़ो तो वो नीचे की ओर गिरेगा। और इसको जो है वो लॉ के थ्रू अगर हम समझें तो कहेंगे कि भाई हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की दुनिया में हैं। नहीं, और इसको लॉ के थ्रू पढ़ते भी हैं। न्यूटन साहब इसको बता के भी गए हैं कि किसी भी चीज़ को छोड़ोगे तो भाई पृथ्वी इसको खींचेगी। कितना फोर्स से खींचेगी, Gm1m2/r² से। इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। नहीं, दो अगर चुंबक को छोड़ दिया जाए करीब ला करके तो या फिर वो चिपक जाएगा, नहीं तो दूर भाग जाएगा। या कहो दो चार्ज को, दो आवेश को अगर हम लोग नज़दीक लाएं तो या फिर अट्रैक्शन होगा, नहीं तो रिपल्सन होगा। डिपेंड करेगा कि वो सेम नेचर का है कि ऑपोजिट नेचर का है। अगर ऑपोजिट नेचर का होगा तो भाई रिपल्सन होगा, मारेंगे ना, अट्रैक्शन होगा। अगर सेम नेचर का है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। नहीं, तो ये भी एक प्रकृति में होने वाला घटना है। अगर इसको भी हम लोग लॉ के थ्रू समझे तो कहेंगे कि भाई अब फिजिक्स की दुनिया में है, और इसको लॉ के थ्रू हम लोग समझते भी हैं कि भाई दो चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल जो है वो K Q1Q2/r² इतना फोर्स से करता है। कूलम साहब इसको बता के गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये भी एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचुरल फेनोमेना को ही स्टडी करते हैं कि कोई भी चीज़ को छोड़ने पे पृथ्वी नीचे ही गिरती है, पृथ्वी की ओर ही गिरती है। कहने मतलब कोई भी चीज़ को पृथ्वी आकर्षित करती है, जो चुंबक होता है या चार्ज होता है वो एक दूसरे के अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ये भी एक नेचुरल फेनोमेना है। इन सभी को हम लोग लॉ के थ्रू स्टडी करते हैं। यहाँ पे अगर नियम बना के स्टडी कर रहे हैं, कानून बना के स्टडी कर रहे हैं, इक्वेशन बना के स्टडी कर रहे हैं तो कहेंगे कि आप भाई फिजिक्स की दुनिया में, फिजिक्स के ब्रांच में हैं। कहोगे सर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये तो समझ गए। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है, सब ब्रांच नहीं, ब्रांच ही लिखते हैं। अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील, जो वर्णन करता है किसको भाई, तो बेसिक लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के बेसिक लॉज को कि आखिर किस नियम के तहत ये प्रकृति काम कर रही है। प्रकृति मतलब वही नेचर का मतलब नेचुरल फेनोमेना, कि आखिर ये नेचुरल फेनोमेना किस नियम के तहत हो रहा है। वो नियम, वो इक्वेशन, वो कंसेप्ट ढूंढने का ये प्रयास करती है कि किसके तहत ये हो रहा है। ठीक है, चलिए, यानी ये भी नेचुरल फेनोमेना को ही डिस्कस कर रहा है। देखो ये भी नेचुरल फेनोमेना का ही डिस्कस कर रहा है, सबका कैटेगरी बांटा हुआ है। अगर तुमको आकाश, ग्रह, नक्षत्र ये सब में तुमको अगर मन लग रहा है तो भाई इस ब्रांच में जाओ। अगर तुमको पृथ्वी या पृथ्वी से संबंधित में लग रहा है तो इस ब्रांच में जाओ। अगर तुमको सब में लग रहा है, बस लॉ ढूंढने में तुमको ज़्यादा मन कर रहा है कि वो इक्वेशन हम लोग ढूंढें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ओर ये जा रहा है, नहीं किस इक्वेशन के तहत वो ढूंढने का प्रयत्न करोगे तो भाई ये ब्रांच पकड़ लो। ठीक, केमिस्ट्री, तो यहाँ भी नेचुरल फेनोमेना का ही स्टडी होगा क्योंकि साइंस का ही ये भी एक ब्रांच है, तो यहाँ भी नेचुरल फेनोमेना का ही डिस्कस होगा। बस डिस्कस करने का तरीका अलग अलग होगा, जैसे इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो इसका भी अलग होगा। क्या अलग है तो सुना जाए। यहाँ भी हम लोग नेचुरल फेनोमेना या यूँ कहो नेचर को ही समझेंगे। कैसे, तो भाई जो भी नेचुरल फेनोमेना में जो भी भाग ले रहा होगा, जो भी पार्टिसिपेंट होंगे, जो भी मेंबर भाग ले रहे होंगे, उन मेंबर्स का ये स्ट्रक्चर का अध्ययन करेगा
कि आखिर उसका बनावट कैसा है, उसके कंपोजिशन की बात करेगा कि आखिर वो कितना कितना मात्रा में मिला हुआ है। ये जो होगा उसके प्रॉपर्टीज़ की बात करेगा कि आखिर इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और भी विभिन्न तरह का। साथ ही साथ ये किसी और के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बना सकता है, ये सब बातों का अध्ययन करेगा। कहोगे सर जैसे अगर हम बारिश का होना ले लें तो केमिस्ट्री क्या करेगा, बारिश उरिश को भूल करके उसको H2O को ढूंढेगा। नहीं, पानी बारिश का होना मतलब क्या, H2O का होना। उस H2O में वो हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर की बात करेगा, ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर की बात करेगा, नहीं H2O के स्ट्रक्चर की बात करेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना मात्रा में मिलके पानी बनाता है, तो पता है तुमको, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके पानी का 1 मॉलिक्यूल बनाता है। या यूं कहें 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन का, 1 मोल ऑक्सीजन का मिल करके 1 मोल पानी बनाता है। तो ये कंपोजिशन इस तरह से बात करेगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करेगा कि पानी का भाई क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कोहेसिव प्रॉपर्टी है, एडहेसिव प्रॉपर्टी है, कैपिलरी एक्शन है, नहीं सरफेस टेंशन है, हाई स्पेसिफिक हीट होता है, वगैरह वगैरह, जितना तरह से बात कर लो। रिएक्शन की भी बात कर सकते हैं कि ये भाई कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करता है कि नहीं करता है, और किसी किसी के साथ करता है कि नहीं, बहुत सारा, मतलब ये हर तरह की बात करेगा। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, उस नेचुरल फेनोमेना में जो भी भाग ले रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन, उसका प्रॉपर्टी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कि किसके साथ मिल करके ये क्या बनाता है, ये सब का ये स्टडी करेगा। कहोगे सर समझ में आ रहा है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन लिखेंगे कि अ ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस का एक ब्रांच है, एक हिस्सा है, एक शाखा है, दैट डील जो वर्णन करता है, सबको एक ही तरह से करेंगे, दैट डील जो वर्णन करता है, किसको भाई, तो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, नहीं स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, प्रॉपर्टीज को ऑफ सब्सटेंस या मैटर दैट इन्वॉल्व्स इन नेचुरल फेनोमेना, एनी नेचुरल फेनोमेना, किसी भी नेचुरल फेनोमेना में जो भाग ले रहे हैं उसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन डू, जो ट्रांसफॉर्मेशन वो कर सकता है, वो सब की ये बात करेगा। यानी डेफिनेशन लिखेंगे, अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड ऑल्सो करके जोड़ देना, एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन डू, जो ये कर सकता है। तो ये हो गया केमिस्ट्री, ये हो गया विभाग। एक लास्ट विभाग बचा अपना बायोलॉजी। कहोगे बायोलॉजी क्या है, तो भाई इसको सबसे अलग कर दिया गया है कि भाई इस नेचुरल फेनोमेना में जो भी जिंदा चीज़ होगा, जो भी जिंदा चीज़ होगा उस सबको यहाँ पढ़िए भाई। एक अलग ही ब्रांच बना दिया गया, मेडिकल साइंस अलग ही ब्रांच बना दिया गया कि जो भी जिंदा है, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे जानवर हो, उन सब को उठाओ और यहाँ पर आकर के पढ़ो, क्योंकि जिंदा चीज़ पे ज़्यादा रिस्क है, इसलिए एक अलग ही ब्रांच बना दिया गया है। यानी कहोगे इसका डेफिनेशन क्या देंगे, तो कहेंगे साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील लिविंग ऑर्गेनिज्म, साथ साथ जोड़ सकते हो, एंड देयर वाइटल प्रोसेस, वाइटल प्रोसेस में उसमें जो जो इंपॉर्टेंट घटना हो रही है, जैसे श्वास का लेना यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, भोजन का पचना डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड का बहना सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं नर्वस सिस्टम, सेंस वगैरह, ये सब। तो ये सब का हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके बॉडी में जो भी फेनोमेनाज हो रहे हैं इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये हमको लग रहा है पांचों का डेफिनेशन हो गया है। रफली एक बार बता दे रहे हैं कि ये साइंस का ऐसा विभाग है जिसमें हम लोग खगोलीय पिंड यानी आकाशीय जो पिंड है, ग्रह नक्षत्र तारा, ये सब का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें अर्थ या अर्थ से रिलेटेड करते हैं। इसमें भाई हम लोग लॉ बना करके वो नेचुरल फेनोमेना को समझते हैं। इसमें भाई नेचुरल फेनोमेना में जो भी भाग ले रहा होगा उसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये सब की बात करते हैं। और यहाँ पे जिंदा चीज़ का बात करते हैं। सब भाई नेचुरल फेनोमेना को ही कर रहा है, ये भी क्या है, नेचुरल फेनोमेना का ही स्टडी कर रहा है। नहीं, खगोलीय घटना क्या है, वो भी प्रकृति का एक ही घटना है। ये भी भाई प्रकृति का ही घटना है, ये भी प्रकृति का ही घटना को समझा रहा है, ये भी प्रकृति का ही घटना को समझा रहा है, ये भी प्रकृति का ही घटना को समझा रहा है। नहीं, तो साइंस से ही इन सब का जन्म हो रहा है, तो समझाना भी चाहिए, बस समझाने का तरीका अलग अलग है, विभाग अलग अलग बांट दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अपना आज दो बातों पे डिस्कस कर लिए कि एक क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं और दूसरा इन सब का डेफिनेशन क्या है। तीसरा लास्ट था कि आखिर क्लासिफिकेशन का हमको ज़रूरत ही क्यों पड़ा। तो हमको लग रहा होगा कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा। क्योंकि दोस्तों अब डिस्कवरी जो है वो बहुत हद तक बहुत कुछ की हो गई है। ऐसे अगर कहा जाए टोटल डिस्कवरी का तो कहा जाता है 5% हुआ है। लेकिन दोस्तों एक आदमी के लिए, हम मानव जाति के लिए 5% भी बहुत बड़ा मतलब ये स्केल है या बहुत बड़ा नंबर है या कहो बहुत बड़ा ये चीज़ है, डाटा है। इतना हम लोग
याद नहीं रख सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, एक आदमी के बस की बात नहीं है। अब महान महान साइंटिस्ट का देखो ना, आइंस्टीन, क्या वो कुछ मतलब अदर विभाग में कुछ किए, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में ही काम किए, या ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री में कह सकते हो, यानी साइंस में ही मेनली काम किए। क्या वो आर्ट्स में या कॉमर्स में, ऐसा हालांकि थोड़ा बहुत वो रुचि दिखाते थे पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब में, लेकिन उसमें उनका कोई खास योगदान नहीं है। संगीत में क्या उनका कोई योगदान है? संगीत भी तो एक अपना नेचर का ही चीज़ है, वो भी तो मानवता का कोई एक मैंने हिस्सा है, ह्यूमन का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब कहने का मतलब यही है कि भाई महान से महान लोग भी जो है उस सब विभाग में नहीं जा पाए। इतना बड़ा दुनिया, इतना बड़ा संसार है कि क्या बोला जाए। इसलिए क्या किया गया, अलग अलग चीज़ को बांट दिया गया है कि भाई तुमको इस चीज़ से पढ़ना है तो इस ब्रांच में घुसिए, ये चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये ब्रांच में घुसिए, ये चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये ब्रांच में जाइए। अगर तुम बहुत पीछे चले जाओगे तो ये सब कुछ नहीं था। मान लो जिस समय ये सब खोज स्टार्ट हुआ, आज से 5000 साल पहले, जब अपना सभ्यता था, ये सब रोमन सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, उस समय ये सब नहीं था, डिस्कवरी ही नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे डिस्कवरी हो रहा है वैसे वैसे ब्रांच बढ़ता जा रहा है। आज से कुछ साल पहले जो था वो क्वांटम एक विभाग है, क्वांटम फिजिक्स का विभाग, वो नहीं था, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का डिस्कवरी उस समय तक नहीं हुआ था। अगर हम 1700-1800 में बात करें तो उस समय हुआ ही नहीं था, 1900 कुछ के बाद इसका डिस्कवरी हुआ, तो एक ब्रांच बना दिया गया क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स करके। तो हम वही कह रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्कवरी होता जा रहा है वैसे वैसे ब्रांच बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये हो रहा है ना, डिस्कवरी हो रहा है। तो एक आदमी या एक विभाग जो होगा वो अगर काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो फिर डिस्कस करने में काफ़ी मुश्किल होगा, समझने में काफ़ी मुश्किल होगा। इस वजह से अलग अलग विभाग बांटता चला गया है। तो साइंस को अभी फ़िलहाल जो है वो 5 मोटा मोटी भाग, या कहो यहाँ से देखोगे तो 3 मोटा मोटी भाग में हम लोग बांटते हैं या बांटा गया है। आगे चल के हो सके कि कुछ और विभाग में इसको बांट दिया जाए। तो ये सब साइंस का होते रहता है। साइंस जो एक बहता हुआ नदी की तरह है, ये ऐसा नहीं है कि जो है सो फिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चेंजिंग हो सकता है या होते रहता है। तो चलिए, क्लासिफिकेशन का नीड क्यों पड़ा, ये भी हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि वाई वी नीड क्लासिफिकेशन। तो इसका अगर कहोगे सर इसका फिर से एक बार जवाब दे दीजिए कि क्यों क्लासिफिकेशन का नीड पड़ा। तो भाई क्लासिफिकेशन का इसलिए नीड पड़ा कि डिस्कवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। अगर हम लोग सिर्फ एक ही अगर कर दें, मान लो एक ही आदमी को अगर हम सब कुछ पढ़ाने लगे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, आर्ट्स भी, कॉमर्स भी, लॉ के बारे में भी, संगीत में भी, नहीं ITI भी, रेलवे भी, बैंक भी, इंजीनियरिंग भी, मेडिकल भी, सब करा दे, तो क्या होगा उसका? होगा सर पागल हो जाएगा। तो बस वही हाल है कि अगर हम लोग एक ही चीज़ में, एक ही विभाग में सबको बांट दें, साइंस में ही सबको अगर थोड़ा थोड़ा हम तुमको दे दें, अगर साइंस एक हम लोग किताब बनाएं और उस किताब में सब ये सब थोड़ा थोड़ा दे दें सब के बारे में, तो भाई किसी में डीप नॉलेज नहीं हो पाएगा आपको। और साइंस इतना चीज़ खोजा जा चुका है कि भाई किसी में अपना डीप नॉलेज गेन कर पाए, आना सारा कुछ आप गेन भी कर पाइएगा। इस वजह से विभाग बांट दिया गया है कि आपको अगर इंटरेस्ट है खगोल में, आकाश ग्रह नक्षत्र तारा में खोए रहते हैं तो भाई इधर चले जाइए। अगर आपको पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित फिनोमेनाज में अगर इंटरेस्ट है तो भाई यहाँ रहिए। लॉ ढूंढने में अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ जाइए। हम लोग उसका केमिकल कंपोजिशन वगैरह, रिएक्शन फिएक्शन ये सब में है तो भाई इधर जाइए। और अगर इधर डॉक्टर फॉक्टर बनना है, या भाई क्या कहते हैं उसको, जूलॉजी बॉटनी जो भी होता है वो सब विभाग में जाना है तो आप इधर जाइए, जीव जंतु वाला में। तो हमको लग रहा होगा कि मोटा मोटी आपको समझ में अब आ गया होगा। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा लंबा ना इस वीडियो को खींचते हैं, मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।